पहले लोगों को जहर देता था, फिर खुद ही उनके लिए दवाइयाँ लेके आता था, डॉक्टर्स को बुलाता था और उनका ख्याल रखता था। इतना कि धीरे धीरे उनको यकीन हो जाता था कि अगर इस पूरे शहर में कोई उनकी चिंता करता है तो वो सिर्फ वही है। और शायद इसी वजह से उसके विक्टिम्स को आखिरी दम तक ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे वही उनको मार रहा था। वो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था, वो उनका भरोसा जीतता था, और शायद यही उसका सबसे पावरफुल वेपन था। उसने सिर्फ लोगों को ही मैनिपुलेट नहीं किया, पुलिस को, कोर्ट्स को, यहाँ तक कि एक बारी तो पूरे सिस्टम को। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने जेल से भागने का प्लान बनाया, आज़ाद होने के लिए नहीं, फिर से दोबारा पकड़े जाने के लिए। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई आदमी जेल से इसीलिए क्यों भागेगा कि वो दोबारा पकड़ा जाए, तो बिलीव मी, जब मैंने इस केस के बारे में पहली बार ही पढ़ा था तो मैं भी यही सोच रही थी। और उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मुझे एक चीज़ और समझ आई जो शायद मर्डर से भी ज़्यादा डेंजरस थी। हाय, मैं हूँ लावण्या और आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स सोबराज की। अप्रैल 1986, गोवा के एक बीच साइड रेस्टोरेंट में सारे आराम से डिनर कर रहे थे और लोगों को अंदाज़ा तक नहीं था कि वहाँ पे कॉर्नर की टेबल पे बैठा आदमी एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको पूरे इंडिया की पुलिस ढूंढ रही है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही वो इंडिया की सबसे सिक्योर तिहाड़ जेल से भागा था और तब से उसका कुछ पता नहीं था। फिर रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला, एक आदमी अंदर आया, उसने सारे रेस्टोरेंट में एक नज़र दौड़ाई और सीधा चार्ल्स की टेबल की तरफ आ गया। वो चार्ल्स के सामने रुका, मुस्कुराया और बोला, हाय चार्ल्स, कैसे हो? चार्ल्स ने बस उसकी तरफ देखा और उसे पहचान लिया और धीरे से चार्ल्स का हाथ उसकी जैकेट की तरफ गया, लेकिन तभी 2-3 आदमी चार्ल्स के ऊपर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से पुलिस की कस्टडी में था और ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर मधुकर जेंदे। इन्होंने पहले भी चार्ल्स को एक बार अरेस्ट किया था, लेकिन इस अरेस्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक बात और थी। आखिर चार्ल्स गोवा में कर क्या रहा था? उसके पास फेक आइडेंटिटीज़ थी, फेक पासपोर्ट्स थे और पूरी इंडिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। अगर वो चाहता तो कब का इंडिया छोड़ के जा चुका होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो गोवा के एक रेस्टोरेंट में इतनी आराम से डिनर क्यों कर रहा था? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चार्ल्स का जन्म 1944 में साइगोन में हुआ था, जिसे आज हम हो ची मिन के नाम से जानते हैं। उसकी माँ वियतनामीज थी और उसके पिता एक सिंधी इंडियन बिजनेसमैन। उन दोनों की कभी शादी नहीं हुई थी। चार्ल्स छोटा ही था तभी उसके पिता, उसकी माँ और उसको छोड़कर वापस इंडिया आ गए थे और उन्होंने पैटर्निटी से भी इनकार कर दिया था। उसके कुछ साल बाद चार्ल्स की माँ ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली। उसके बाद फैमिली कभी वियतनाम में होती थी तो कभी फ्रांस में। चार्ल्स का बचपन एक जगह पर टिककर नहीं गुजरा और यही एक छोटी डिटेल थी जो पहली बार सुनने पे हमें शायद नॉर्मल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट चार्ल्स की जिंदगी पर बहुत गहरा था। चार्ल्स के पिता ने अपने खुद के बच्चों को तो अडॉप्ट किया, अपना नाम दिया, अपना सरनेम दिया, लेकिन उन्होंने कभी चार्ल्स को नहीं अपनाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, बाद में चार्ल्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी नाम बदले, आइडेंटिटीज़ बदली, पासपोर्ट्स बदले और बचपन में भी उसकी कोई एक स्टेबल आइडेंटिटी नहीं थी। ना वो वियतनाम का था, ना इंडिया का था और ना ही फ्रांस का था। 17 साल की उम्र में चार्ल्स की माँ ने उसे इंडिया भेज दिया उसके पिता के पास। प्लान सिंपल था, वो कुछ टाइम इंडिया रहेगा तो शायद सिटीजनशिप में आसानी हो, लेकिन उसको इंडिया पसंद नहीं आया। ना यहाँ का खाना, ना यहाँ के लोग, उसे यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया और कुछ ही महीनों बाद उसने वापस भागने की कोशिश की। वो चुपके से एक शिप पे चढ़ गया। ये उसका पहला डॉक्यूमेंटेड एस्केप था और अजीब बात यह है, इसके बाद भागना उसकी जिंदगी का जैसे पैटर्न बन गया हो। जब भी उसे लगा वो किसी मुश्किल में फंस रहा है या लोग उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़ के वहां से भाग जाता था। बाद में उसने अपने फादर के लिए एक लेटर लिखा जिसमें एक लाइन थी जिससे हमें उसका गुस्सा बहुत क्लियरली देखने के लिए मिलता है, और वो लाइन थी, तुम एक कुत्ते से भी बदतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हो और इसका तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। 1963 में चार्ल्स पहली बार पेरिस की एक जेल पहुंचा। क्राइम ज्यादा बड़ा नहीं था, चोरी का केस था, लेकिन कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े इंसिडेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी मुलाकातें भी जिंदगी बदल देती है और यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। जेल में उसकी मुलाकात हुई फीलिक्स से। फीलिक्स एक अमीर प्रिजन वॉलंटियर था। पता नहीं उसे चार्ल्स में ऐसा क्या दिखा, लेकिन वो चार्ल्स की मदद करने लगा। उसने चार्ल्स की फ्रेंच सिटीजनशिप मिलने में मदद की और उसके बाद उसने हाई सोसाइटी के लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। और यहीं चार्ल्स ने एक चीज नोटिस की, अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों पर लोग आराम से विश्वास कर लेते हैं और अगर कोई कॉन्फिडेंस से बात करता है तो लोग कम सवाल पूछते हैं। और चार्ल्स इसी तरह अपने आप को भी बदलने लगा। उसका ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया और उसने खुद को ठीक उसी तरह चेंज कर लिया जैसा सामने वाला देखना चाहता हो। यहीं उसकी मुलाकात हुई शॉन्टल से,
दोनों प्यार में पड़ गए और कुछ ही टाइम बाद चार्ल्स ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और आयरनी देखो, जिस दिन चार्ल्स ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया उसी दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एक चोरी की गाड़ी चला रहा था। अब अगर ये कोई नॉर्मल कहानी होती तो शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन शॉर्टल ने उसका जेल से बाहर आने का वेट किया। वो जेल से बाहर आया और उन दोनों ने शादी कर ली। और यहीं पहली बार एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ। चार्ल्स पे लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते थे और अगर एक बार ही कोई चार्ल्स पे भरोसा कर लेता था तो उसका उस पे से भरोसा हटना काफी मुश्किल होता था। 1970 तक चार्ल्स और शॉर्टल इंडिया आ चुके थे और तब तक उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, एक हैप्पी फैमिली और एक न्यू बिगिनिंग, लेकिन ऐसा नहीं था। दिल्ली में एक ज्वेलरी रॉबरी के केस में वो पकड़ा गया और वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना के हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल से भाग गया। लेकिन वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाया, वो दोबारा फिर से पकड़ा गया और अब उसे बेल के लिए पैसे चाहिए थे। जिस बाप ने बचपन में उसका साथ छोड़ दिया था उसकी बेल के पैसे उसी बाप ने भरे। चार्ल्स जेल से बाहर आया और आयरॉनिकली जैसे उसके बाप ने उसे अबेंडन किया था वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को अबेंडन करके सीधा काबुल चला गया। और उसके बाद एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होने लगा। एक देश से दूसरे देश फेक पासपोर्ट, स्मगलिंग, टूरिस्ट को टारगेट करना, अरेस्ट, फिर से एस्केप, और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहा। काबुल में भी उसने सेम वही किया जो उसने दिल्ली में किया था। हॉस्पिटल गार्ड को ड्रग दे के वहां से वो भाग गया और शॉर्टल वापस पेरिस चली गई। उसके बाद चार्ल्स अपने हाफ ब्रदर आंड्रे के साथ टर्की और ग्रीस में रहा और वहां पर भी सेम ही चीज, फेक पासपोर्ट, फेक आइडेंटिटीज, चोरी, स्मगलिंग और वही सब। वो दोनों एथेंस में पकड़े गए और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। चार्ल्स अपने भाई को पीछे छोड़कर वहां से भाग गया। आंड्रे ने अगले 18 महीने टर्किश जेल के अंदर काटे। अब एक पैटर्न क्लियर दिखने लगा था। चार्ल्स के आसपास लोग बदलते थे लेकिन एक चीज नहीं बदलती थी। जब तक उसे लोगों की ज़रूरत होती थी तब तक ही वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते थे। उसके बाद वो उनको पीछे छोड़ के खुद आगे भागने में कोई देरी नहीं करता था। 1975 तक उसने 3 चीज़ें सीख ली थी। लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है, अथॉरिटीज़ को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और सिस्टम के गैप्स को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। अब उसे बस सिर्फ एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो ये तीनों चीज़ों का यूज़ कर सके और वो जगह थी बैंकॉक। 1970s का बैंकॉक बिल्कुल अलग था। यूरोप से हर हफ्ते नए बैकपैकर्स आते थे, कोई एडवेंचर के लिए, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो कोई बस घर से दूर रहने के लिए। ये लोग दिन भर मार्केट और टेम्पल्स में घूमते थे और रात को बार्स या कैफेज में रहते थे। वो लोकल से बात करते थे और किसी से अच्छी बातचीत हो जाए तो अगले कुछ दिन सिर्फ उसी इंसान के साथ घूमना और बात नहीं थी। आज हमें ये सब सुन के रिस्की लगता है लेकिन उस टाइम ये सब नॉर्मल था। उस समय सफर का मतलब ही अनजान लोगों पर भरोसा करना था और चार्ल्स को इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी। 1975 तक वो बैंकॉक में सेटल हो चुका था। कनिथ हाउस नाम की एक बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट लेके वो उसमें रह रहा था। बाहर से देखने में सब नॉर्मल लगता था। एक कपल रहता था और उनके साथ एक आदमी और। चार्ल्स के साथ 2 लोग और रहते थे, मैरी आंड्री और अजय चौधरी। अजय धीरे धीरे उसका राइट हैंड मैन बन चुका था लेकिन मैरी की कहानी बिल्कुल अलग थी। वो 1975 में अपने फियांसे के साथ इंडिया घूमने आई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात चार्ल्स से हुई। चार्ल्स ने खुद को एक जेम डीलर बताया। वो कपड़े अच्छे पहनता था, बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करता था और इसी वजह से पहली मुलाकात में भी उस पर शक करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया था। ट्रिप खत्म हुई, मैरी वापस कनाडा चली गई लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले 3 महीने तक चार्ल्स उसको लेटर्स लिखता रहा जब तक वो चार्ल्स के पास नहीं आ गई। उन लेटर्स में कभी प्यार भरी बातें होती थी तो कभी फ्यूचर प्लान्स होते थे और एक दिन मैरी सब कुछ छोड़कर चार्ल्स के पास आ गई और वो बैंकॉक आकर चार्ल्स के साथ रहने लगी। आज भी इस बात पर डिसएग्रीमेंट है कि मैरी असल में कितना जानती थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो क्राइम्स में एक्टिवली इन्वॉल्व थी तो वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं थी। सच क्या था इसका जवाब शायद हमें अब कभी नहीं मिलेगा। बैंकॉक में चार्ल्स अब अकेला काम नहीं कर रहा था, उसके पास एक पूरी टीम थी और उसका काम करने का तरीका भी बदल चुका था। वो ट्रैवलर्स से मिलता था, खुद को जेम डीलर बताता था, उनको शहर घुमाता था और अपने घर डिनर पे इनवाइट करता था और यहीं से असली गेम शुरू होती थी। वो उन लोगों को डिनर पर बुला के उन्हें ड्रग्स देता था, कभी खाने में, कभी ड्रिंक्स में तो कभी दवाई बताकर, और विक्टिम बीमार पड़ जाता था। और यहाँ से चार्ल्स का असली रोल शुरू होता था, केयर टेकर का। डॉक्टर को बुलाना, दवाइयाँ लेके आना, विक्टिम्स के पास बैठना और उनको खुद पर पूरा यकीन दिलवा देना। इतना यकीन कि विक्टिम को धीरे धीरे ये लगने लग जाता था कि वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, वो उनकी बहुत केयर करता है
और इसी बीच कैश गायब हो जाता था, ज्वेलरी गायब हो जाती थी, पासपोर्ट्स गायब हो जाते थे और कभी कभी तो वो इंसान खुद गायब हो जाता था। दिसंबर 1975 21 साल की एक अमेरिकन ट्रैवलर टेरेसा की बॉडी एक टाइडल पूल में मिली और उसने एक फ्लोरल बिकिनी पहनी हुई थी। पुलिस को लगा कि मे बी डूबने की वजह से उसकी मौत हुई हो, इसलिए उन्होंने ये केस वहीं पर बंद कर दिया। टेरेसा थाईलैंड से नेपाल जा रही थी क्योंकि उसका सपना था एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन करने का। और कुछ ही दिन बाद एक बॉडी और मिली, टर्की के एक ट्रैवलर विटाली हकीम की। उसकी बॉडी पटाया रोड के पास जली हुई मिली। उस समय किसी को इन दोनों इंसिडेंट्स में कोई कनेक्शन नहीं दिखा, लेकिन एक इंसान था जो ये कनेक्शन ढूंढ रहा था। विटाली की गर्लफ्रेंड शारमैन, वो बैंकॉक सिर्फ एक सवाल लेके आई थी, आखिर विटाली को हुआ क्या। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो चार्ल्स के अपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। और शायद ये पहली बारी था जब चार्ल्स को लगा कि कोई उसके बहुत नज़दीक आ गया है। उस वक्त चार्ल्स के अपार्टमेंट में एक और कपल रह रहा था, हैंक और कॉर्नेलिया। ये हांगकांग में चार्ल्स से मिले थे और चार्ल्स ने इनके ऊपर अपना इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था कि वो चार्ल्स से मिलने के लिए बैंकॉक भी आ गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त से मिलने वो आए हैं वही उनकी जान ले लेगा। चार्ल्स ने उन दोनों को भी ड्रग्स दिए और कुछ ही घंटे में वो दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। और फिर शुरू हुआ उसके मॉडस ऑपरेंडी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। वो उनको मरने के लिए नहीं छोड़ता था, वो उनकी देखभाल करता था। वो दवाइयाँ लेके आता था, डॉक्टर को बुलाता था और उन्हें यकीन दिलाता था कि वो ठीक हो जाएंगे। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप किसी इंसान से मिलने आए हो, आप उसे दोस्त समझते हो और वही आपको पहले ड्रग्स देके खुद बीमार करता है, खुद मारने की कोशिश करता है और खुद ही आपको दवाई देता है, डॉक्टर्स बुलाता है और आपके सिरहाने बैठ के आपसे बात करता है, आपको दिलासा देता है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लग जाता है कि अगर इस शहर में कोई तुम्हारा अपना है तो सिर्फ वो चार्ल्स है। ये एक बार का पैटर्न नहीं था। कुछ समय पहले एक ऑस्ट्रेलियन कपल भी इसी पॉइजनिंग का शिकार हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। लेकिन हैंक और कॉर्नेलिया नहीं बच पाए। इसी बीच शारमाइन बार बार विटाली का सच ढूंढते हुए चार्ल्स के अपार्टमेंट के पास दिखी और अब चार्ल्स को डर लगने लगा कि अगर हैंक और कॉर्नेलिया जिंदा रहे तो सच कभी भी बाहर आ सकता है। 16 दिसंबर 1975 को हैंक और कॉर्नेलिया की बॉडी बैंकॉक के बाहर मिली। उन दोनों का गला घोंटा गया था और उसके बाद उनको जला दिया गया था। लेकिन चार्ल्स यही नहीं रुका, उसने उन दोनों के पासपोर्ट्स उठाए और मैरी के साथ नेपाल के लिए निकल गया। काठमांडू में उसे 2 और ट्रैवलर्स मिले जो इसी तरीके से गायब हो गए, लेकिन उनकी मौत का सच 28 सालों तक बाहर नहीं आया। और आयरॉनिकली लास्ट में चार्ल्स को कन्विक्ट भी इन्हीं दोनों केसेस ने कराया, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत साल बाकी हैं। चार्ल्स को एक यंग फ्रेंच ट्रैवलर डोमिनिक मिला। उसके साथ भी चार्ल्स ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी तो चार्ल्स ने उसे ऑफ़र किया कि तुम होटल में क्यों रहोगे, मेरे अपार्टमेंट में आके रह लो, मैं देख लूँगा। डोमिनिक को लगा कि चलो कोई तो है जो मेरी चिंता करता है, और वो उसके अपार्टमेंट में चला गया। 3 दिन बाद उसने एक अजीब पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। उसने देखा कि नए ट्रैवलर्स उसके अपार्टमेंट में आते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। उनके बारे में दोबारा बात भी नहीं होती थी। उसने कोई मर्डर होता हुआ नहीं देखा था, लेकिन घर का माहौल उसको बिल्कुल अजीब लगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके अपार्टमेंट में एक पेट मंकी था, कोको। कोको ने गलती से वही दवाई पी ली जो चार्ल्स उसको दिया करता था और कोको की मौत हो गई। और यही डोमिनिक के लिए सबसे बड़ा जवाब था। उसकी तबीयत महीनों से ख़राब नहीं थी, उसको धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। जिस दवाई को वो अपनी रिकवरी समझ रहा था, वो दवाई उसको और ज़्यादा बीमार कर रही थी। उस दिन के बाद से डोमिनिक सिर्फ ये सोच रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकल सकता है। जब उसने अपार्टमेंट छोड़ने की बात की तो चार्ल्स ने उसका पासपोर्ट निकाला और डोमिनिक बस देखता रह गया। उसके पासपोर्ट में चार्ल्स की फ़ोटो लगी हुई थी और चार्ल्स ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि डोमिनिक के पास अब अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था। अगर वो अब बाहर निकलता तो वो एक इलीगल ट्रैवलर माना जाता। वो बस उस अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, वो उस अपार्टमेंट में फंस चुका था। चार्ल्स के 2 पड़ोसी थे जिनको उस पर पहले से ही शक था। डोमिनिक ने चुपके से उनसे मदद मांगी और उन्होंने पैसों का बंदोबस्त करके उसको नया पासपोर्ट ला के दिया। एक दिन जब चार्ल्स बैंकॉक से बाहर निकला हुआ था तो डोमिनिक वहाँ से भाग गया और बच गया। जब चार्ल्स वापस आया तो वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसने पूछा डोमिनिक कहाँ है, और उसके पड़ोसी इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लग रहा था कि चार्ल्स को उनके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही होगी।
डोमिनिक आखिरकार फ्रांस लौट गया, वहाँ पर उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो बताते हैं कि आज भी रात को कई बारी वो उठकर बैठ जाता है। चार्ल्स के कुछ विक्टिम्स बच गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उससे पूरी तरह बच पाए। और फिर चार्ल्स की जिंदगी से एक आदमी और गायब हो गया, अजय चौधरी। वही अजय जो उसका राइट हैंड मैन बन चुका था। 1976 के शुरू में चार्ल्स ने अजय को मलेशिया भेजा। ऑफिशियल रीजन था जेम्स कलेक्ट करना। अजय वहाँ पे पहुँचता हुआ भी दिखा, जेम्स कलेक्ट करता हुआ भी दिखा, लेकिन उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना ही उसकी बॉडी मिली, ना ही उसका पासपोर्ट मिला, ना ही कोई आई विटनेस मिला। अजय चौधरी बस गायब हो गया। उसकी मौत के पीछे भी कई थ्योरीज हैं, और सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि शायद चार्ल्स ने उसको मरवा दिया हो क्योंकि अब उसे कोई थर्ड पार्टनर ना चाहिए हो। लेकिन सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता, और शायद इसीलिए अजय इस कहानी का सबसे अजीब कैरेक्टर है, क्योंकि वो शायद किलर भी था और विक्टिम भी। बैंकॉक में अब तक बॉडीज मिल रही थी, लोग गायब हो रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर बैंकॉक में डच एम्बेसी से एक दिन एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि मेरी सिस्टर इन लॉ और फियांसे बैंकॉक आए थे और 6 हफ्ते से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और वो थे हैंक और कॉर्नेलिया। ये लेटर मिला 31 साल के एक जूनियर डच डिप्लोमेट को, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका काम भी नहीं था, ना वो कोई पुलिस ऑफिसर था, ना कोई इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन उसने फिर भी, वो चाहता तो वो लेटर किसी और के डेस्क पे पहुंचा सकता था, लेकिन उसने फिर भी इस केस में खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश की। उसने खुद देखा कि असल में हो क्या रहा है, और जितना वो इस केस के अंदर जाता रहा उतना उसे और लगता रहा कि आखिर ये मिसिंग पर्सन्स केस है ही नहीं। उसने बैंकॉक पुलिस से बात करी, हॉस्पिटल्स गया, मॉर्ग गया और लोगों से बात की, और हर बार बार एक ही नाम सामने आने लगा, और ये फेक नाम था एलन गॉटियर। उस वक्त हरमन को नहीं पता था, लेकिन ये फेक नाम चार्ल्स सोबराज का ही था। उसे सिर्फ इतना पता था कि जो ट्रैवलर इस नाम के आदमी से जुड़ता है उसका उसके बाद कोई नामो निशान नहीं होता। फिर हरमन पहुंचा चार्ल्स की उस नेबर के पास। पहले तो वो उसे कुछ भी बताने से थोड़ा हिचकिचाई। चार्ल्स उसके बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है, अगर उसे भनक भी लग गई तो क्या पता अगला नंबर उसका होता। लेकिन फिर भी उसने उसे सारी बात बताई। उसने हरमन को बताया कैसे फ्रीक्वेंटली नए नए ट्रैवलर्स उसके अपार्टमेंट में आते थे और फिर वो दोबारा नहीं देखे जाते थे। उसने बताया उन पासपोर्ट्स के बारे में, बीमार ट्रैवलर्स के बारे में, और उस अजीब माहौल के बारे में। अब ये अलग अलग इंसिडेंट्स एक ही कहानी का हिस्सा लगने लगे। हरमन हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता गया, हर पासपोर्ट होल्डर का नाम लिखता गया और हर एविडेंस नोट डाउन करता गया। और आज हम इसी फाइल को निपेनबर्ग फाइल के नाम से जानते हैं। अगर ये फाइल कभी बनती ही ना तो शायद चार्ल्स सोबराज कभी पकड़ा ही ना जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हरमन ने कभी चार्ल्स को देखा तक नहीं था। एक बारी पुलिस रेड मारने वाली थी तो और वो साथ जाने वाला था, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। बाद में किसी ने हरमन से पूछा कि तुम कभी चार्ल्स को भुला क्यों नहीं पाए, तो उसने बोला ही इज़ लाइक मलेरिया, कभी लगता है कि पूरी तरह चला गया लेकिन फिर वापस आ जाता है। 1976 मार्च में चार्ल्स की नेबर ने हरमन को ये इन्फॉर्मेशन दी कि चार्ल्स बैंकॉक छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने तुरंत कर्नेथ हाउस पर रेड मारी और चार्ल्स के अपार्टमेंट में मल्टीपल पासपोर्ट्स और भी चीज़ें मिली, लेकिन इतना नहीं कि वो मर्डर प्रूव कर पाए। चार्ल्स अरेस्ट हुआ लेकिन कुछ ही टाइम में छूट भी गया। अब हरमन को लगा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली गई, लेकिन चार्ल्स अब एक ऐसी गलती करने वाला था जो अभी तक उसने कभी नहीं की थी। बैंकॉक छोड़ने के बाद चार्ल्स 1976 में वापस इंडिया आ गया। अब तक उसके हर प्लान ने काम किया था और शायद इसीलिए इस बार उसने 20 फ्रेंच ट्रैवलर्स को टारगेट किया। ये फ्रेंच स्टूडेंट्स थे जो इंडिया घूमने आए हुए थे। उसने खुद को गाइड बताया और उन सबको एक टैबलेट दी। उसने कहा यार डिसेंट्री फैल रही है, ये एंटी डिसेंट्री टैबलेट्स हैं। उन स्टूडेंट्स ने बिना ज़्यादा सोचे वो टैबलेट्स खा ली, लेकिन इस बार उससे एक छोटी सी गलती हो गई। वो ड्रग्स बहुत जल्दी असर करने लगे, कुछ को वहीं उल्टियाँ हो गई और उनको समझ आने लगा कि इन गोलियों में ही कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने चार्ल्स को वहीं पकड़ लिया, पुलिस बुलाई गई और पहली बारी चार्ल्स अरेस्ट हो गया। चार्ल्स को अरेस्ट करके सीधा तिहाड़ भेज दिया गया। कोई नॉर्मल इंसान अगर जेल जाता है तो उसकी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब सोबराज जेल गया तो उसने जेल को ही अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। चार्ल्स सोबराज का सेल कोई नॉर्मल कैदी के सेल जैसा नहीं था। उसके अंदर टीवी था, फ्रिज था, टाइपराइटर था, बुक्स थी और कई इनमेट्स उसे सर सोबराज कह के बुलाते थे। उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी देता था पैसे देके। उसके लिए बाहर से खाना आता था। हर इंटरव्यू में वो अपनी इमेज थोड़ी और बड़ी कर देता था, कभी बिजनेसमैन, कभी कॉन मैन, कभी मर्डरर, लेकिन कभी उसने
खुला कॉन्फेस नहीं किया। ये इंटरव्यूज उसके लिए एक गेम थे। जेल में उसने सिर्फ अपनी इमेज ही नहीं बनाई थी, पावर बना ली थी। अपेरेंटली उसने कुछ जेल ऑफिशियल्स का करप्शन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया था और इसी बेसिस पर वो उनसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेता था। जगह बदल गई थी लेकिन चार्ल्स नहीं। लेकिन इस बार चार्ल्स के सामने एक प्रॉब्लम थी, थाईलैंड। वहाँ पर उसके ऊपर मर्डर केसेस थे और उस टाइम इन केसेस की सज़ा डेथ पेनल्टी तक हो सकती थी। अगर उसकी इंडिया की सज़ा ख़त्म हो जाती तो उसको थाईलैंड जाना पड़ता और वहाँ पर उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी। फिर उसने लॉ की एक ऐसी डिटेल देखी जिसे उसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी की तरह तो नहीं देख रहा था। थाईलैंड के उन मर्डर्स पर एक स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर उसे सजा ना मिलती तो उसमें प्रोसिक्यूट वो नहीं हो सकता था। अगर किसी तरह इंडिया में वो कुछ साल और रुक जाता तो थाईलैंड उसका कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसने प्लान बनाया जेल से भाग जाने का, आज़ाद होने के लिए नहीं, अपना सेंटेंस बढ़ाने के लिए। 16 मार्च 1986 इस दिन चार्ल्स का बर्थडे था और उसका भागने का प्लान भी इसी दिन का था। उसने जेल स्टाफ के लिए और इनमेट्स के लिए स्वीट्स मंगाई। उसने सबको स्वीट्स दी और सबको वो जो नॉर्मल स्वीट्स लग रही थी उसके अंदर सिडेटिव्स मिले हुए थे। जैसे जैसे वो खाते गए वैसे वैसे वो बेहोश होते गए। चार्ल्स ने जेल गार्ड्स की चाबी उठाई और वो वहाँ से भाग गया और उसके साथ 6 और क्रिमिनल्स भाग गए। और अगले दिन न्यूज़ में सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, आखिर चार्ल्स सोबराज कहाँ है। और इसी का जवाब मिला 3 हफ्ते बाद गोवा के उस रेस्टोरेंट में। इंस्पेक्टर मधुकर जयंती ने जब उसे अरेस्ट किया तब सबको ये लगा कि चार्ल्स का प्लान फेल हो गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उसका असली प्लान क्या था। चार्ल्स के ऊपर जेल से भागने का एक नया केस लगा और उसकी सज़ा और बढ़ गई। जब वो 1997 में जेल से बाहर आया तो थाईलैंड में जो केसेस उस पर लगे थे उसकी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन पूरी हो गई थी, तो अब वहाँ पर वो प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता था। अगर वो पहले 1986 में जेल से बाहर आ जाता तो शायद उसको थाईलैंड में डेथ पेनल्टी मिल जाती। और इसी दौरान चार्ल्स की ज़िंदगी का एक और चैप्टर ख़त्म होने को आया, मैरी और चार्ल्स को 1980 में एक मर्डर केस में कन्विक्ट किया गया। मैरी को कंडीशनल रिलीज मिल गई लेकिन वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकती थी। फिर 1983 में डॉक्टर्स ने उसे डायग्नोस किया ओवेरियन कैंसर से और आखिरकार उसे कनाडा वापस भेज दिया गया। और कनाडा वापस जाकर उसने एक किताब लिखी। ये किताब फ्रेंच में थी जिसका मतलब था मैं वापस आऊँगी। और इस किताब में उसने बार बार एक ही बात लिखी कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है, वो सिर्फ चार्ल्स की बातों में आ गई थी और उसने किसी भी मर्डर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन सच क्या है ये हम नहीं जानते। हो सकता है वो विक्टिम थी, हो सकता है वो अकाउंटलिस थी। फिर 20 अप्रैल 1984 सिर्फ 38 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। 1997 में चार्ल्स तिहाड़ से रिलीज हुआ और उसके बाद उसको फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फ्रांस गया और वहाँ पर उसकी एक नई इमेज थी, एक सेलिब्रिटी की। जर्नलिस्ट उसके इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाते थे, लोग उसके साथ लंच करने के लिए पैसे देते थे। वो अपनी लाइफ स्टोरी के राइट्स बेचने की बात किया करता था और इंटरव्यू में बड़े बड़े क्लेम्स करता था, कभी तालिबान, कभी आर्म्स डीलर तो कभी कुछ और। फिर 2003 में चार्ल्स नेपाल गया। नेपाल में उन 2 लोगों के मर्डर के वारंट्स आज भी एक्टिव थे। इतने साल तक फेक आइडेंटिटीज के पीछे जीने वाला आदमी खुद अपने पैरों से चलकर नेपाल क्यों गया? ऑफिशियली उसने कहा कि वो एक शॉल का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन असल वजह जो भी रही हो, लेकिन यही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। एक जर्नलिस्ट ने काठमांडू में उसे पहचान लिया और उसे याक एंड येटी नाम के एक रेस्टोरेंट से अरेस्ट कर लिया गया और चार्ल्स को उन 2 लोगों के मर्डर के ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। जब चार्ल्स नेपाल में था तो उसने अपने वकील की बेटी निहिता बिस्वास से शादी भी की। चार्ल्स ने करीब 19 साल नेपाल की जेल में गुजारे और 2022 में उसकी उम्र को देखते हुए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया। 23 दिसंबर 2022 को फ्रांस चला गया और आज भी पेरिस में रहता है। वो कभी इंटरव्यूज देता है तो कभी डॉक्यूमेंट्रीज में आ जाता है और आज भी वो एक बात कहता है कि वो सीरियल किलर नहीं था, वो एक कॉनमैन था, एक स्मगलर था और उसके पुराने सारे कन्फेशंस झूठ हैं। और कहता है कि मीडिया ने उसकी एक इमेज बना दी है और शायद इसीलिए चार्ल्स सोबराज के केस में एक सवाल आज भी जिंदा है, आखिर ऐसे कितने लोग थे जिनकी जान उसने ली थी? कुछ इन्वेस्टिगेशन कहती हैं 9, कुछ कहती हैं 12 तो कुछ कहती हैं 20 से भी ज़्यादा और शायद एग्जैक्ट नंबर हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने लोगों को सिर्फ मारा नहीं था, उसने एविडेंस मिटा दिए थे, उनकी आइडेंटिटीज चुरा ली थी। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे उतना ही लगा कि उसका सबसे खतरनाक वेपन जहर तो था ही नहीं, ना उसका दिमाग था, ना फेक पासपोर्ट्स थे। ये वेपन था भरोसा। पहले वो खुद लोगों को बीमार करता था, फिर खुद ही उन्हें सही करने का नाटक करता था और इसी तरह वो उनका भरोसा जीतता था और फिर उसी भरोसे के दम पे वो उन्हें मार देता था।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या लगी. Stay happy, healthy and safe, and I'll see you in the next one.